हमारी टेक्निकल प्रॉब्लम जब तक ना हो ना तब तक कोई भी सेशन सही नहीं होता। तो मेरी तरफ से आप सबको नमस्कार। और आज हमारा 133वां 133rd सपोर्ट ग्रुप मीटिंग है। आप सबका स्वागत है इस मीटिंग के लिए। मीटिंग शुरू करने से पहले हर बार की तरह मैं कुछ रूल्स बताऊंगी। रूल्स जो है तो थोड़े फॉलो कीजिएगा। पहला, कोशिश कीजिएगा आप सबका वीडियो ऑन रहे। वीडियो ऑन रहने से हमें भी अच्छा लगता है अगर आप हमें दिखे। दूसरा, प्रश्न जो आप पूछेंगे, डॉक्टर अवेलेबल हैं। जो आप प्रश्न पूछेंगे और जो चैट बॉक्स में डालेंगे, प्लीज अगर आप टाटा मेमोरियल के पेशेंट हैं तो फाइल नंबर, अपना नाम, पेशेंट का नाम और जो प्रश्न है एक बार में डालिए। ठीक है? आधा आधा करके डालेंगे तो फिर हमको उसको लोकेट करने में प्रॉब्लम होती है। मैं फिर से बोल रही हूँ। आपका फाइल नंबर, अगर आप टीएमएच के पेशेंट हैं, आपका फाइल नंबर, आपका नाम और आपका प्रश्न संक्षेप में प्लीज चैट बॉक्स में डालिए। आप किसी भी लैंग्वेज में डाल सकते हैं, हिंदी, मराठी, बंगाली। हम आपके प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करेंगे पूरा। अ, अगर आप अपने एनजीएस का रिपोर्ट, पेट स्कैन, एमआरआई का रिपोर्ट डिस्कस करना चाहेंगे तो वो इस प्लेटफॉर्म पे नहीं होगा। इतना, पहला तो टाइम नहीं होता। दूसरा, ये बहुत पर्सनल इश्यूज होते हैं, बहुत पर्सनल कंसर्न्स होते हैं जो आपको अपने ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ बैठ के डिस्कशन करने होते हैं। तो प्लीज यहाँ पे आप अपना एमआर रिपोर्ट, एनजीएस रिपोर्ट मत पूछिएगा। और अगर आप नॉन टीएमएच पेशेंट हैं, अगर आपका कहीं और टाटा के बाहर कहीं और ट्रीटमेंट चल रहा है, तब भी अपना नाम या पेशेंट का नाम और प्रश्न पूरा लिखिए। ठीक है? मेरे को अलग से डीएम पे या पर्सनल मैसेज मत भेजिए। देख नहीं पाती हूँ जब कैमरे में बोल रही होती हूँ। तो जो भी आपके प्रश्न हैं वो मेरे तक पहुंच जाएंगे और उन प्रश्नों को हम जरूर एड्रेस करेंगे। दूसरा, अभी 4:05 हो रहा है। 4:45 के बाद अगर कोई प्रश्न चैट बॉक्स में आएगा तो उसको मैं नहीं अटेंड करूंगी। टाइम हमारे पास कम होता है। तो अभी आपके पास 40-45 मिनट हैं। इन 40-45 मिनट में आप अपने प्रश्न डालिए, बड़ा समय है। ठीक है? तो बस इसी के साथ आज का सेशन शुरू करते हैं। आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर रूप ज्योति शर्मा। आप लोग जो टाटा के पेशेंट हैं, टीएमएच मुंबई के पेशेंट हैं, वो डॉक्टर रूप को अच्छे से जानते हैं। डॉक्टर रूप, वेलकम। थैंक यू मैडम। जी। डॉक्टर रूप अभी गुवाहाटी में है और वहाँ पे स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में कंसल्टेंट मेडिकल एंड हेमाटो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। और आज वो हमें एक बहुत ज़रूरी, जो बहुत सिंपल लगता है, बहुत ज़रूरी बात हमें समझाएंगे कि जब एक कभी भी कैंसर का डायग्नोसिस होता है, लंग कैंसर का, तो हम जब ओपीडी में जाते हैं तो उसकी क्या तैयारी करनी चाहिए। सोचते ये प्रश्न अब तो हमारे माइंड में कितनी बार आता है कि क्या करना चाहिए, क्या पूछना चाहिए, क्या हम सही प्रश्न पूछ रहे हैं, कोई चीज ऐसी तो नहीं है जो रह जाएगी। तो डॉक्टर रूप आज हमें बताएंगे कि करेक्ट प्रोसीजर क्या है जो फॉलो करना चाहिए ताकि आपको आसानी हो जाए। ठीक है? तो डॉक्टर रूप जब अभी बात करेंगे तो प्लीज गौर से सुनिए। अगर डॉक्टर रूप के लिए कोई भी प्रश्न है तो चैट बॉक्स में डालिए। डॉक्टर रूप उनका उत्तर देंगे आपको। तो ओवर टू यू डॉक्टर रूप। ओके, थैंक यू वंदना जी। जी। और सबको गुड आफ्टरनून। तो आज हम एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करने के लिए जा रहा है। वो है हाउ टू प्रिपेयर फॉर ओपीडी विजिट। तो लंग ओपीडी और ऐसे कोई भी कैंसर के ओपीडी में आने से पहले आपको कैसे प्रिपेयर करना है। तो पहला सवाल तो ये आता है कि हमको प्रिपेयर क्यों करना है। जैसे आपको पता ही होगा, जब इनकम टैक्स रिटर्न आप करने के लिए जाते हो सीए के पास, तो सीए कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं आपसे।
तो एफडी का डॉक्यूमेंट्स हो गया, स्टॉक्स का डॉक्यूमेंट्स ना, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, वो सब वगैरह वगैरह। सो ऐसे भी आप जब डॉक्टर के पास आते हो, एक डायग्नोसिस होना चाहिए, प्रॉपर डायग्नोसिस, प्रॉपर स्टेजिंग वर्कअप, है ना। तो इसके लिए हमको पूरा डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी चाहिए। तो हमने टीएमएस में देखा है कितना भीड़ है ओपीडी में, जनरल ओपीडी, इवन प्राइवेट प्राइवेट ओपीडी में भी बहुत भीड़ होता है। 100 मरीज आते हैं, सो डॉक्टर एक या दो ही रहता है। और एक मरीज को देखने के लिए मैक्सिमम 5 से 10 मिनट ही मिलता है एक डॉक्टर को। सो 5-10 मिनट में पूरा डिटेल्स देखना कभी कभार पॉसिबल भी नहीं होता है। सो अगर पेशेंट मरीज थोड़ा प्रिपेयर करके आएंगे, सो जो टाइम होता है ना एक कंसल्टेशन का, तो 5-10 मिनट में पूरा अच्छा वाला कंसल्टेशन, अच्छी तरीके से कंसल्टेशन हो जाता है। और डॉक्टर्स भी सेटिस्फाइड होता है कि हाँ ये सब पूरा सिस्टेमेटिक वेल, जिस हिसाब से डॉक्यूमेंट्स वगैरह होना चाहिए, ऐसे डॉक्यूमेंटेशन हुआ है। और ये दोनों टेबल के दोनों तरफ, डॉक्टर और मरीज दोनों के लिए फ्रूटफुल होता है। तो इसलिए हमको डॉक्टर के ओपीडी में जाने से पहले थोड़ा प्रिपेयर करके जाना है। तो बेसिकली हम आज लंग कैंसर ओपीडी में जो जो चीज़ें उसके बारे में बात करेंगे। सो जो पहला चीज वो है हिस्ट्री। हिस्ट्री यानी आपको क्या क्या तकलीफ अभी हो रहा है जिसके वजह से आप डॉक्टर के पास गए हो। ठीक है। सो क्या होता है, मैक्सिमम लोग तो बाहर से डायग्नोसिस होके ही आता है। ठीक है। तो पहला सवाल जो हम पूछते हैं ओपीडी में कि आपको क्या तकलीफ हुआ जिसके वजह से आप डॉक्टर के पास गए थे। तो लंग कैंसर में क्या क्या सिम्टम हो सकता है। सिम्टम यानी जो मरीज को प्रॉब्लम होता है उसको हम मेडिकल भाषा में सिम्टम बोलते हैं। सो क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, एक तो कफ हो सकता है यानी खांसी। खांसी में बलगम आना, बलगम में खून आना, छाती में दर्द, सांस में तकलीफ, ये सब चीजें होता है। तो ये सब क्या क्या सिम्टम्स हुआ है, ये सब चीजें अच्छी तरह से सोच के डॉक्टर को बताना चाहिए कितना दिन से हुआ है, और ये जो प्रॉब्लम है इससे आपको नॉर्मल जिंदगी में क्या असर हुआ है। क्या आपको खांसी की वजह से रात को नींद नहीं आ रही, नींद टूट जा रही है, बैक में दर्द है क्या, दर्द की वजह से आप चल नहीं पा रहा है, पैर में वीकनेस है क्या जिसके वजह से चल नहीं पा रहा है, चक्कर वगैरह आता है क्या चलने में। तो ये सब ये जो मैंने नोट डाउन किए एक ओवरव्यू है। इससे अलावा भी काफी सारा सिम्टम होता है मरीजों को। तो जो भी आपको सिम्टम हुआ है, जो भी तकलीफ हुआ है, तो अच्छी तरह से आप याद रखिए या आप नोट डाउन करिए कितना दिन के लिए हुआ है, कितना सीवियरिटी यानी कितना सीरियस है ना, ये सब चीजें पूरा नोट डाउन करके आइए और डॉक्टर साहब को बताइए। ये हो गया लंग कैंसर के लिए। बाकी अलग अलग कैंसर हो गया, हेड एंड नेक कैंसर में आपको होगा मुंह में छाला आएगा, गांठ आएगा। ब्रेस्ट कैंसर में हो गया स्तन में गांठ आएगा। और ओवेरी जिया ये सब कैंसर में पेट में सूजन आएगा। और सर्विक्स कैंसर में महीना ज्यादा होने लगेगा, ज्यादा ब्लीडिंग होने लगेगा। तो ये सब चीज जो भी प्रॉब्लम होता है हर कैंसर के लिए अच्छी तरह से बताना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये हो गया हमारा पहला चीज की हिस्ट्री। दूसरा चीज ये हो गया कि पास्ट इलनेसेस, यानी ये बीमारी पता चलने से पहले क्या क्या बीमारी आपको हुआ है। सो कॉमनली हम इंडिया में देखते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस बहुत ही कॉमन है। मैक्सिमम लोगों को ट्यूबरकुलोसिस हुआ है, होता रहता है। और जब भी आप मिलने के लिए आते हो कैंसर डॉक्टर के पास, तो तभी भी किसी किसी लोगों को टीबी होता रहता है और टीबी का दवाई में चलते हैं। सो ये टीबी का वो जो हिस्ट्री है ये क्यों इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर किसी मरीज को ट्यूबरकुलोसिस पहले हुआ है, तो ट्यूबरकुलोसिस इम्यूनिटी डाउन होने की वजह से बेसिकली होता है। ठीक है। और बाकी सारा कोई रीजन भी है, बट जैसे भी कैंसर होता है मरीजों को, तो ही कैंसर ही इम्यूनिटी को लो कर देता है। और जो हम ट्रीटमेंट देते हैं कैंसर के लिए, केमोथेरेपी देते हैं, रेडिएशन थेरेपी देते हैं, सर्जरी करते हैं, तो ये सब चीजें भी ये इम्यूनिटी डाउन कर देते हैं। तो जिस मरीजों को पहले टीबी हुआ है उस मरीजों का फिर से टीबी वापस आने का संभावना काफी ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए कोई भी मरीजों को अगर टीबी हुआ है पहले, प्लीज ये डॉक्यूमेंट करना बहुत ही जरूरी है और आपको आपका डॉक्टर को बताना बहुत जरूरी है। तो अगर किसी को टीबी पहले हुआ है तो कौन सा साल में हुआ है, कितना उम्र में हुआ है, कौन सा जगह का टीबी था। तो टीबी बॉडी का हर जगह हो सकता है, ब्रेन में हो सकता है, आँख में हो सकता है, फेफड़ों में हो सकता है, पेट में हो सकता है, हड्डियों में हो सकता है। ठीक है। तो हर
बॉडी का बहुत जगहों में टीबी हो सकता है, तो कौन जगह का टीबी हुआ था, कितना दिन आपने मेडिसिन लिया है, कौन कौन सा मेडिसिन लिया है, और कोई इंजेक्शन लिया था, क्योंकि टीबी बहुत तरह का होता है। कोई कोई टीबी मेडिसिन रेजिस्टेंट भी होता है, जिसको हम एमडीआर या एक्सडीआर बोलते हैं। सो ये सब पूरा डॉक्यूमेंट लेना बहुत जरूरी है। सो ऐसा भी पेशेंट होता है कि एक कैंसर, अभी जो कैंसर है उसके पहले भी एक कैंसर था, तो इसको हम सेकेंड प्राइमरी बेसिकली बोलते हैं। तो ये भी हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कई कबार देखा जाता है कि बेसिकली मैं लंग कैंसर ओपीडी का ही बात कर रहा हूँ। सो एक महिला पेशेंट आई मेरे पास। तो क्योंकि उसको खांसी हो रहा है, तो सीटी स्कैन बाहर किया, उसमें फेफड़ों में गांठ निकला। तो डॉक्टर ने आपने लंग कैंसर बोल के हमारे ओपीडी में भेज दिया, तो हमने देखा, हमको भी लगा कि लंग कैंसर ही है। लेकिन जब हमने पूछा मरीज को कि आपको पहले कुछ कैंसर हुआ था, तो पेशेंट ने बताया कि हाँ, मेरा सर्वाइकल कैंसर था। तो ये जो लंग में गांठ आया है, ये सर्वाइकल कैंसर का भी मेटास्टेसिस, जो फैला हुआ बोलते हैं हम मेटास्टेसिस, तो सर्वाइकल कैंसर से भी ये लंग में जा सकता है। नहीं तो ये लंग का अलग ही प्राइमरी, मतलब लंग में एक न्यू कैंसर हो सकता है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कुछ पहले कैंसर हुआ था क्या। अगर कुछ पहले कैंसर हुआ है तो कौन सा कैंसर हुआ था, क्या ट्रीटमेंट लिया है, सर्जरी, रेडिएशन, केमोथेरेपी, क्या के लिए सब डॉक्यूमेंट करना बहुत ही जरूरी है। तो आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स रहेगा ऐसे इलाज का, तो प्लीज आप सब सारा चीज डॉक्यूमेंट्स अच्छी तरह से लाइए। हम देखते हैं गांव में कि महिलाओं को वो एमसी में ज्यादा ब्लीडिंग होता है, तो इसलिए डॉक्टर साहब कभी कभार ना यूटेरस जो बच्चा दानी उसको रिमूव कर देते हैं, और उसके साथ कभी कभार ओवेरी भी रिमूव कर देते हैं। तो ये तो रिमूव हो गया, लेकिन उसके बाद 2-3 साल बाद मरीजों को कुछ प्रॉब्लम होता है, तो फिर से कैंसर डॉक्टर के पास आता है। अगर कोई गाल वगैरह निकल गया, तो तब हमको पता चलता है कि हाँ, ये उतरस निकला था। लेकिन उस टाइम का, जब बच्चादानी का ऑपरेशन हुआ, उस टाइम का कुछ हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन जो बोलते हैं ना, वो वगैरह कुछ नहीं रहता है। तो ये सब चीजें, अगर कुछ सर्जरी आपने किया है, नॉन कैंसर सर्जरी, तो ये किस वजह से किया था, वो जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर के लिए जो ओवेरी रिमूवल का बात कर रहा हूँ मैं, इसको बोलते हैं ओफोरेक्टोमी मेडिकल टर्म्स में। सो अगर आपका ओवेरी रिमूवल हुआ है कोई भी वजह से, तो ये ब्रेस्ट कैंसर मरीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हार्मोन पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर है, जो इलाज रहेगा उसका हार्मोन थेरापी, तो ये ओवेरी है कि नहीं है एक मरीज में, वो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट चेंज होता रहता है। तो तीसरा चीज है, हमने देखा है पेशेंट कभी कभार बाहर ट्रीटमेंट लेते हैं और सेकेंड ओपिनियन के लिए आते हैं। ठीक है, यानी मान लीजिए किसी को लंग कैंसर हो गया, तो बाहर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और अभी जो लोकल जगह में डॉक्टर साहब सही इलाज कर रहे हैं, जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है ये सही चल रहा है कि गलत चल रहा है, तो ओपिनियन के लिए मैक्सिमम लोग टीएमएच आते हैं। सो अगर आप सेकेंड ओपिनियन के लिए आ रहे हैं, और आप ट्रीटमेंट ही टीएमएच से करना चाहते हो, नॉट ओनली टीएमएच और अलग जगह का भी बात कर रहा हूँ, अगर आप सेकेंड ओपिनियन के लिए आते हो, या आप इलाज का जगह चेंज करने के लिए आ रहे हो, दूसरा जगह में इलाज लेने के लिए आ रहे हो, तो कुछ कुछ चीजें हमको जानना बहुत ही जरूरी है। कैंसर का इलाज जुकाम खांसी का इलाज जैसा नहीं है। ये बहुत लंबा ट्रीटमेंट है, सिस्टेमेटिक ट्रीटमेंट है, और जो प्रोटोकॉल वगैरह है प्रॉपरली फॉलो करना चाहिए, तभी मरीजों को फायदा होता है। सो जब भी आप सेकेंड ओपिनियन के लिए आओगे, तो जैसे मैंने आपको बताया, पहले आपको क्या दिक्कत था, ये नोट डाउन करना बहुत जरूरी है। जो स्कैन हुआ है, पेट सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन, ये सब चीज का सीडी लाना, और जो फिल्म्स है, कभी कभार सीडी नहीं रहते, फिल्म देते, तो फिल्म्स भी लाना बहुत जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण है कि बायोप्सी का ब्लॉक, कैंसर का इलाज बिना बायोप्सी ब्लॉक नहीं होता है। तो जो भी बायोप्सी ब्लॉक के रिपोर्ट के आधार पे आपका इलाज चल रहा है, वो बायोप्सी ब्लॉक वो हॉस्पिटल से मंगा के, जिस हॉस्पिटल में आप इलाज के लिए जा रहे हो या सेकेंड ओपिनियन के लिए आ रहे हो टीएमएस में, वो ट्यूमर ब्लॉक लाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी आपने ट्रीटमेंट अभी तक लिया है, सर्जरी, केमोथेरापी, रेडिएशन थेरापी, ये सब का डॉक्यूमेंट्स करना बहुत जरूरी है। कौन सा सर्जरी किया है, कौन सा डेट में सर्जरी किया है, कौन सा केमोथेरापी लिया है, कितना डोज में लिया है, कितना कितना दिन के अंतर लिया है, और क्या क्या प्रॉब्लम हुआ है केमोथेरेपी के दौरान, जिसको हम टॉक्सिसिटी बोलते हैं। कैंसर का इलाज जब केमोथेरापी से होता है, रेडिएशन थेरेपी से होता है, तो हम एक रेस्पॉन्स स्कैन करते हैं। मैक्सिमम लोगों को पता ही रहेगा, एवरी 3 या 4 मंथ या 6 मंथ हम रेस्पॉन्स स्कैन करते हैं।
तो ऐसे अगर आपका बाहर रेस्पॉन्स स्कैन हुआ है तो उसका भी सीडी और फिल्म्स प्लीज अप्लाई। लंग कैंसर में हम एनजीएस करते हैं, ये ऑलमोस्ट सभी पेशेंट के लिए, सभी लंग कैंसर का सभी पेशेंट के लिए हम एनजीएस करते हैं। तो एनजीएस बहुत ही महंगा होता है और इसका जो ड्यूरेशन है रिपोर्ट आने के लिए वो भी बहुत लंबा होता है। तो मान लीजिए अगर पैथोलॉजी रिपोर्ट 7 दिन में मिल जाता है, एनजीएस रिपोर्ट आने के लिए कभी कभार 1 महीना भी लग जाता है। और इसमें जो ट्यूमर इस्तेमाल होता है तो पूरा ट्यूमर ब्लॉक ही इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है, तो ये एनजीएस रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है। तो एनजीएस रिपोर्ट भी साथ में लाना है जब आप सेकेंड ओपिनियन के लिए आओगे। कभी कभार क्या होता है, जो हम क्लिनिको रेडियोलॉजिकल पैथोलॉजिकल कोरिलेशन बोलते हैं ना, कि पेशेंट को लग रहा है ये कैंसर है लेकिन इनका एनजीएस रिपोर्ट थोड़ा अलग सा आ रहा है, मैच नहीं हो रहा है पूरा। सो इसमें हम फिर से एक बार एनजीएस रिपीट, अच्छा लैब से रिपीट करना चाहते हैं कभी कभार। लेकिन क्या होता है, ट्यूमर ब्लॉक खत्म हो जाता है। तो इसलिए हम रिपीट बायोप्सी के लिए एडवाइस करते हैं, लेकिन बायोप्सी फिर से करना बहुत ही टफ प्रोसीड्योर है। फिर से एक बार सीटी स्कैन करके बायोप्सी लेना, ये दिक्कत होता है पेशेंट के लिए। तो इस चीज में आप क्या कर सकते हो, जिस लेबोरेटरी में आपने एनजीएस एनजीएस रिपोर्ट किया है उस लैब को आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि रॉ डेटा देने के लिए। ये रॉ डेटा क्या होता है, जो एनजीएस प्रोसेसिंग करते हैं ना, ये प्रोसेसिंग का डेटा को रॉ डेटा बोलते हैं। और अब ये रॉ डेटा सीडी के द्वारा ला सकते हो। तो अगर आपको लगता है कि हम वो ब्लॉक का पूरा इस्तेमाल हो गया, ब्लॉक नहीं है, और हम फिर से रिपीट बायोप्सी करने के लिए भी नहीं वो प्रिफर कर रहे हैं, तो आप रॉ डाटा उस लैब से मंगा सकते हैं। बट ये हम सबको नहीं बोलते, वेरी रेयरली। मान लीजिए 100 मरीज में से 1 या 2 मरीज को ही हम बोलते हैं। लेकिन इस स्लाइड में सबसे महत्वपूर्ण है कि आप प्लीज जो बायोप्सी ब्लॉक है ये ब्लॉक प्लीज लाइए, नहीं तो फिर से बायोप्सी करना पड़ेगा। और ये काफी दिक्कत वाला बात होता है, काफी लंबा समय लेता है, और बायोप्सी के बाद कभी कभार कॉम्प्लिकेशन भी होता है। और ये चीज याद रखना जरूरी है कि जहाँ आपने जिस पैथोलॉजी लैब या हॉस्पिटल में आपका ब्लॉक का प्रोसेसिंग हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लॉ के हिसाब से ये ब्लॉक 10 साल के लिए हॉस्पिटल में रखना मैंडेटरी है। और ये ब्लॉक और सीडी ये मरीज का प्रॉपर्टी है, हॉस्पिटल का प्रॉपर्टी नहीं है। सो अगर आप मांगेंगे हॉस्पिटल या लैब, आपको ये देना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, ये आपका हक है। उसके बाद आइए कोमोर्बिडिटीज, यानी कैंसर के साथ और क्या क्या दिक्कत हो रहा है। ठीक है, किसी किसी मरीज को शुगर होता है, हाइपरटेंशन जो हम बीपी बोलते हैं, तो बीपी है, हाइपरटेंशन यानी बीपी है, डायबिटीज यानी शुगर है, किडनी का प्रॉब्लम रहता है, लीवर का प्रॉब्लम रहता है। ठीक है, ये सब इसके लिए काफी सारा दवा है, 5-10 दवाई भी चलता रहता है ना। और जैसे मैंने टीबी के बारे में तो बता ही दिया आपको। और सीजर यानी फिट्स, फिट्स भी होता रहता है। और मैक्सिमम मरीज कैंसर का 30-40% एल्डरली पेशेंट होते हैं। तो उस मरीजों में कार्डिया हार्ट का प्रॉब्लम होता है। तो कभी कभार लोगों को एंजियोप्लास्टी होता है, स्टेंट डालना पड़ता है, हार्ट का बाईपास सर्जरी तो बोलते हैं, वो हो सकता है। तो अगर आपको ये ये सब प्रॉब्लम है, इसके अलावा भी और कुछ प्रॉब्लम है, तो आप प्लीज नोट डाउन करिए क्या क्या मेडिसिन ले रहे हैं, सब चीज का डोज, दवाई, दवाई का नाम, डोज, फ्रीक्वेंसी, और कुछ साइड इफेक्ट हो रहे हैं, ये सब बताना बहुत ही जरूरी है। ये क्यों जरूरी है, कैंसर का इलाज जो होता है, कुछ कुछ केमोथेरेपी है या रेडिएशन थेरेपी है जो हम इस सिचुएशन में नहीं दे पाएंगे। जैसे मान लीजिए आपका शुगर है, तो कैंसर केमोथेरेपी देने से पहले हमें कभी कभार डेक्सामेथासोन बोल के एक स्टेरॉइड का इंजेक्शन देते हैं ताकि उल्टी ना हो। तो ये इंजेक्शन से शुगर काफी हाई हो जाता है, और शुगर हाई होने की वजह से काफी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। अगर किसी को किडनी का प्रॉब्लम है, किडनी का प्रॉब्लम के लिए हम जनरली क्रिएटिनिन टेस्ट करके चेक करते हैं। ठीक है, अगर किसी मरीज का किडनी का प्रॉब्लम है तो उसको केमोथेरेपी का डोज, कोई कोई केमोथेरेपी हम दे ही नहीं पाते, और कुछ कुछ केमोथेरेपी का डोज कम करके देना पड़ता है। लिवर अगर खराबी है किसी का तो केमोथेरेपी उसके हिसाब से कम करना होता है, या कुछ कुछ केमोथेरेपी हम दे ही नहीं पाते। तो ये सब चीजें जो है कोमॉर्बिडिटीज जो हम बोलते हैं हमारा मेडिकल भाषा में, तो ये डॉक्टर को बताना बहुत ही महत्वपूर्ण है।
जैसे मैंने आपको बताया, ये सारा इसके लिए जो भी आप मेडिसिन ले रहे हैं, कॉन्करेंट मेडिसिन जो हम बोलते हैं, यानी कैंसर दवाई के अलावा, केमोथेरेपी के अलावा बाकी सब सारा ये प्रॉब्लम के लिए जो भी आप दवाई ले रहे हैं, वो सब, जितना भी दवाई ले रहे हैं, एक लिस्ट होना चाहिए। कौन सा मेडिसिन ले रहे हैं, क्या डोज में ले रहे हैं, डेली कितना बार ले रहे हैं, ऐसे जो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, वो सब चीजें एक प्रॉपरली आप लिख के लाना है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? जैसे मैंने आपको बताया, जो बीमारी है, सपोज मान लीजिए शुगर है, उसके वजह से प्रॉब्लम तो हो ही सकता है, लेकिन जो शुगर कंट्रोल करने के लिए आप दवाई ले रहे हैं, वो दवाई, और हम आपको जो केमोथेरेपी देंगे या टारगेटेड थेरेपी देंगे, उसके साथ शुगर का दवाई इंटरेक्ट करते हैं। इंटरेक्ट यानी शुगर दवाई का जो लेवल है खून में, वो केमोथेरेपी की वजह से कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। तो इसके वजह से आपका शुगर अच्छी तरह से कंट्रोल ना भी हो सकता है, शुगर का लेवल काफी हाई हो सकता है, और कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि शुगर काफी डाउन हो गई। तो ये सब चीजें काफी सारा चीजें एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है, जनरली ये तो हो गया शुगर के लिए। और बीपी के लिए हम काफी सारा मेडिसिन भी लेते हैं, जैसे एल्डोस्टेरोन, डाइथोर, ये सब चीजें बोलता है, ये सब चीजें है। तो ये सब चीजें हमारे शरीर में जो नमक का मात्रा है उसको ऊपर नीचे करता है। ठीक है, तो ये सब चीजें जब भी आप डॉक्टर के पास आएंगे तो प्लीज ध्यान रखिए। मैक्सिमम लोगों को ये है कि वो आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और यूनानी से कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो हम ले सकते हैं। तो वो लोग पूछते भी है, मरीज पूछते भी है, सर मैं केमोथेरेपी के साथ या रेडिएशन थेरेपी के साथ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कर सकता हूँ क्या? सो ऐसा बात है कि हम एलोपैथिक डॉक्टर से, एलोपैथिक डॉक्टर को आयुर्वेदिक दवाई के बारे में नॉलेज जनरली नहीं रहता है। ठीक है, क्योंकि उसमें जो जहाँ से ये सब आयुर्वेदिक दवाई बनाया जाता है, वो क्या कंपोजिशन में बनाया जाता है, कौन सा मोलेकुल है, ये हमको पता नहीं रहता है। तो इससे आयुर्वेदिक दवाई से हमारा जो कैंसर का दवाई रहेगा, इसमें क्या का इंटरेक्शन होगा, ये नहीं पता रहता है। तो आप प्लीज, अगर आप केमोथेरेपी ले रहे हैं, कैंसर का इलाज कर रहे हैं, तो प्लीज बिना कैंसर डॉक्टर को पूछे बिना आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक दवाई नहीं लेना है। अगर डॉक्टर साहब बोलते हैं कि हाँ ले सकते हो, तो ठीक है, लेकिन खुद का मर्जी से नहीं लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम लोग लेते हैं कि आयुर्वेदिक दवाई ले रहे हैं, तो उसके वजह से काफी सारा प्रॉब्लम बाद में होता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आयुर्वेदिक दवाई खराब है, होम्योपैथिक दवाई खराब है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये ऑल्टरनेटिव मेडिसिन लेने से पहले, ट्रीटमेंट के दौरान, आप प्लीज आपका कैंसर डॉक्टर को एक बार पूछिए। टीबी दवाई के बारे में आपको ऑलरेडी बोल दिया है, टीबी दवाई बहुत ही महत्वपूर्ण है। टीबी का दवाई भी 6 से 9 महीना, साल भर या 2 साल भर, 2 साल तक भी चलता है। तो अगर आप टीबी का दवाई ले रहे हो, प्लीज उसको कंटिन्यू करना है, कभी बंद नहीं करना है। और जो भी टीबी का दवाई ले रहे हैं, प्लीज आप डॉक्टर साहब को बताइए। जैसे मैंने बताया आपको, कार्डियक मेडिसिन, हार्ट के प्रॉब्लम के लिए जो लोग दवाई लेते हैं, उसमें एक एंटी प्लेटलेट बोल के दवाई रहता है। एंटी प्लेटलेट यानी हमारा जो खून है उसको पतला करने का दवा। सो ये दवाई जब हम लेते हैं तो खून पतला हो जाता है। सो हम केमोथेरेपी जब देते हैं, उससे भी प्लेटलेट गिर जाता है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि हम मरीजों को पता ही नहीं चलता है कि एंटी प्लेटलेट चल रहे हैं, बताते भी नहीं है। तो केमोथेरेपी से जब प्लेटलेट लो हो जाता है, कुछ 5,000 10,000 होते, तो ब्लीडिंग होने का, यानी ब्लीडिंग होने का संभावना काफी ज्यादा हो जाता है। अगर ब्लीडिंग ब्रेन में हो गया तो स्ट्रोक हो जाएगा, अगर लांग में हो गया तो खांसी में बलगम आएगा, और अगर जीआई, अगर पेट के अंदर हो गया तो उल्टी हो जाएगा, ब्लाड उल्टी। तो ये सब चीजें ध्यान रखना। अगर आप कोई भी कार्डियक, हार्ट के लिए दवाई ले रहे हो, स्पेशली एंटीप्लेटलेट्स, प्लीज आप डॉक्टर साहब को बताइए। नेक्स्ट हो गया फैमिली हिस्ट्री, यानी फैमिली में किसी को कैंसर है क्या। तो ये फैमिली क्या है? तो फैमिली होगा आपका जो भाई बहन रहेगा, यानी सिबलिंग्स, आपका जो माता पिता, और आपका चिल्ड्रन, पोता पोते। ठीक है, तो लंग कैंसर में जनरली फैमिली हिस्ट्री का इतना बहुत महत्व नहीं है, लेकिन जो मैंने इधर लिस्ट डाउन किया है, पास कैंसर, ओवेरी, ब्रेस्ट, प्रोस्टेट, कॉलन, और रेनल सेल कार्सिनोमा यानी किडनी का कैंसर, तो ये सब कैंसर्स में फैमिली में किसी को कैंसर है क्या, ये जानने का बहुत ही महत्व रहता है। ओवेरी और ब्रेस्ट कैंसर फैमिलियल होता है, कुछ कुछ चीजें, जैसे ब्राका 1, ब्राका तो आपने शायद नाम सुना होगा। एंजेलिना जोली को भी BRCA1 है। तो एक बार मिलने से पहले, डॉक्टर विजिट से पहले, ये प्लीज पता कर लीजिए कि आपको फैमिली में किसी को कैंसर है, और किसी को कैंसर है, आपको क्या रिलेट, मामा है, मौसी है, आपका भाई बहन, माता पिता जो भी है,
कौन सा कैंसर हुआ है, कौन सा उम्र में उसको कैंसर डिटेक्ट हुआ था, उसका पैथोलॉजी क्या था, उस स्पेशल जेनेटिक टेस्टिंग किया था क्या, क्या इलाज किया है, अभी क्या स्टेटस है बीमारी का। तो ये सारा चीज अगर हम जानेंगे एक साथ, तो ये मरीज के लिए काफी भलाई का बात हो जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज हो गया है फाइनेंसेस, यानी पैसा। कैंसर का इलाज बहुत ही खर्चे वाला होता है, लाखों करोड़ में खर्च होता है इसका। तो इसमें काफी सारा हेल्प भी मिलता है। तो पहला हो गया कि सेल्फ पे, कि आपका कोई इंश्योरेंस वगैरह नहीं है, ना गवर्नमेंट इंश्योरेंस है ना प्राइवेट इंश्योरेंस है, तो आपको खुद ही सेल्फ पे करने पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है, कैंसर जैसे अभी कैंसर का इलाज ऐसा है कि एक ही ट्रीटमेंट स्टैंडर्ड ऑफ केयर नहीं है। तो काफी सारा ऑप्शन रहता है। जैसे आप जिस जिस मरीज को EGFR म्यूटेटेड मेटास्टेटिक लंग कैंसर है, उसको एलोटिनिब से लेके ओसिमार्टिनिब, ठीक है, तो एलोटिनिब या जेफिटिनिब का महीने का खर्चा आएगा आपका लगभग 1,000, 1 से 1,500 रुपया। लेकिन आप ओसिमार्टिनिब लोगे, उसका खर्चा महीने में हो गया, हो जाएगा लगभग 3 से 3.5 लाख रुपया। सो काफी अंतर है। तो इसलिए आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, और डॉक्टर को बताना बहुत जरूरी है, ताकि हम आपके लिए जो सुइटेबल ट्रीटमेंट है प्लान कर सके। आजकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने PM जो यानी आयुष्मान भारत योजना चालू किया है, लास्ट आई थिंक अराउंड 10 ईयर्स से। उसके तहत से 5 लाख का आपको साल में इंश्योरेंस मिल जाता है, ठीक है। सो अगर आपके पास PMJOY नहीं है, तो प्लीज PMJOY में नाम एंट्री करा के आइए। या नहीं तो TMS में भी काफी सारे सुविधा है कि PMJOY में नाम एंट्री कर सकते हो। वंदना मैडम जी आपको बाद में बता सकते हैं अच्छी तरह से इसके बारे में। बट ये जानकारी रहना बहुत जरूरी है। किसी किसी स्टेट में PMJOY नहीं रहता है, लेकिन उसका स्टेट गवर्नमेंट का पॉलिसी रहता है। जैसे वेस्ट बंगाल में हो गया ममता दीदी का स्वास्थ्य साथी कार्ड, उसके तहत भी 5 लाख रुपया मिलता है। लेकिन वो कार्ड आई थिंक बाकी जगह अप्लाई लागू नहीं होता है। तो इसलिए ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बंगाली पेशेंट्स के लिए, जो मुंबई में इलाज करने के लिए आते हैं। सो ये सब चीजें ध्यान रखना जरूरी है। और उड़ीसा में नवीन बाबू का एक नवीन कार्ड है, उसके तहत भी आई थिंक 5 लाख रुपया मिलता है। तो ये तो हो गया जिसके पास गवर्नमेंट स्कीम है। जिसके पास गवर्नमेंट स्कीम नहीं है, आजकल बहुत सारे लोग प्राइवेट इंश्योरेंस है। जैसे हो गया आपका केयर केयर हो गया, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस निभाबू का। तो ये अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है, तो वो कितना लिमिट है, जनरली आपका 10 से 20 लाख तक लिमिट रहता है। तो कितना लिमिट है, एसोसिएटेड फैसिलिटीज क्या है, कैंसर कवर होता है कि नहीं होता है, और डे केयर का क्लेम रिइंबर्समेंट होता है कि, ये सब चीजें आपको एटलीस्ट प्लीज पता करके आना चाहिए, ताकि इलाज स्मूथली चले जाए। सो प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस जो है, इसमें कभी कभार हमने देखा है कि क्लेम रिजेक्ट हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्लेम रिजेक्ट होने का कारण कुछ कुछ रहता है। एक तो हो गया कि जब भी आप इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने के लिए जाओगे हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के पास, तो उन लोग आपसे कुछ अंडरटेकिंग मांग लेते हैं। जैसे हो गया, आपको कुछ बीमारी था क्या पहले, और आप स्मोकिंग वगैरह, एल्कोहल, जो वो एब्यूज ड्रग्स है, ये कुछ इस्तेमाल करते हैं। तो लोग ज्यादातर लोग क्या करते हैं उस टाइम, किसी को तो पॉसिबल नहीं है कि आज से 10 साल 5 साल बाद किसी को कैंसर रहेगा, किसी को कैंसर होगा। तो उस टाइम में हम बोल देते कि नहीं नहीं, हम ना स्मोकिंग करते हैं, ना हम एल्कोहल यूज करते हैं, ना हमको कुछ बीमारी था पहले। लेकिन जब बीमारी होता है, जब मरीज हमारे पास आते हैं, तब बोलते हैं कि हाँ हमने स्मोकिंग किया था। तो स्मोकिंग के वजह से भी, धूम्रपान के वजह से भी कैंसर हो सकता है। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है, ये हमने एक बार लिख दिया है। आपने बताया, हमने आपको पूछा आप स्मोकिंग करते थे क्या, और सब मरीजों को, लंग कैंसर के मरीजों को हम पूछते हैं कि स्मोकिंग करते थे क्या आप। तो अगर जिसने किया है, तो अगर बोलेगा कि हाँ हमने किया है, तो हम उसको डॉक्यूमेंट कर देते हैं। और ये जो डॉक्यूमेंट्स है, दीज आर मेडिको लीगल डॉक्यूमेंट्स। अगर आपने एक बार बोल दिया तो इसको बाद में चेंज नहीं किया जा सकता। तो ये सब चीजें पूरा ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक बार ऐसा हुआ है, मेरे OPD में एक मरीज है जिसका इलाज ऑलरेडी खत्म हो गया है, लेकिन वो रीइम्बर्समेंट के लिए डाला था हेल्थ इंश्योरेंस में, लेकिन उन्होंने क्लेम रिजेक्ट कर दिया। तो मेरे को आके वो आदमी बोल रहा था कि आप प्लीज ये कर दो कि पेशेंट को कोई हार्ट का प्रॉब्लम नहीं था, वैसे लिख। तो मैंने जब उसका हिस्ट्री देखा पूरा, हमारे TMS में तो कंप्यूटर में पूरा हिस्ट्री देखा जाता है। तो उसमें देखा कि हर जगह, हर जितना भी डॉक्टर ने उसको देखा है, सब में लिखा हुआ है कि पेशेंट को हार्ट का प्रॉब्लम। तो अभी आप सोचिए, मैं लिख के तो नहीं दे सकता ना, इट्स नॉट पॉसिबल कि जो चीजें हर जगह में लिखा हुआ है कि पेशेंट को हार्ट का प्रॉब्लम है, लेकिन उन्होंने जब क्लेम इंश्योरेंस के लिए अप्लाई किया था, तब उन्होंने बोला था कि हमको हार्ट का कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके वजह से उसका क्लेम रिजेक्ट हो गया। तो ये सब चीजें थोड़ा सा ध्यान में रखना है।
कुछ कुछ इंडियन कंपनीज है, जैसे हो गया इंडियन रेलवेज, ओएनजीसी, गेल हो गया, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोल, और कुछ कुछ स्टेट गवर्नमेंट भी दे प्रोवाइड कैशलेस क्रेडिट फैसिलिटीज। ठीक है, यानी आपको जब आप इलाज के लिए आएंगे, तब आपको पैसा लेके नहीं आना है, बस जो रेफरल रहेगा, आप अगर रेलवे के थ्रू आएंगे तो ये ध्यान रखिए कि आपका रीइंबर्समेंट फैसिलिटी, जो हम क्रेडिट फैसिलिटी बोलते हैं, क्रेडिट फैसिलिटी है कि नहीं है। और ये क्रेडिट फैसिलिटी तभी मिलता है जब आप रेलवे हॉस्पिटल के थ्रू एक रेफरल लेटर टीएमएस तक लाएंगे। सो कभी कभार मरीज का ऐसा होता है कि उनको पता ही नहीं होता है, ये रेलवे में काम करते हैं लेकिन उसको क्रेडिट फैसिलिटी है कि नहीं खुद को ही नहीं पता रहता है। तो हम बाद में बोलते हैं कि आपको शायद तो मिल जाएगा, तो जो इनिशियल बेसलाइन इनिशियल इवैल्यूएशन में जब हम बोलते हैं ना कि आप एनजीएस करना पड़ेगा, उसके लिए काफी खर्चा हो जाएगा, वो बोलते हैं कि मेरा क्रेडिट फैसिलिटी है। ठीक है, तो क्रेडिट फैसिलिटी है, लेकिन वो खुद ही आ गया है बिना कुछ रेफरेंस। तो एनजीएस रिपोर्ट ऐसा है कि अगर आप जितना भी लेट करेंगे उसका रिपोर्ट उतना ही लेट आएगा। तो मान लीजिए अभी टीएमएस में तो हम 2-3 सप्ताह में आ रहे हैं, लेकिन बाकी अदर्स प्राइवेट लैब में करेंगे तो 3-4 सप्ताह तो लगे जाते हैं, कभी कभी 1.5-2 महीना भी लगता है। तो आप जितना जल्दी एडजस्ट करेंगे उतना जल्दी रिपोर्ट आएगा। तो इसलिए आपको अगर क्रेडिट फैसिलिटी चाहिए, पहले से ही पता करके रेफरल थ्रू आना है। उसके बाद हो गया कि जैसे मरीज पहली बार हॉस्पिटल आते हैं या या फॉलो अप के लिए आते हैं, तो मरीजों के दिमाग में काफी सारा सवाल रहता है। वो हर ये ह्यूमन नेचर ही ऐसा है कि सवाल रहेगा कि मेरा वो क्या हुआ है, कौन सा कैंसर हुआ है, क्या स्टेज है, इसका इलाज कैसे किया जा सकता है, कितना दिन के लिए इलाज चलेगा, क्योर होऊंगा क्योर नहीं होऊंगा, मतलब इन टेन पूरा जड़ से निकल जाएगा कि जड़ से नहीं निकल जाएगा, कितना खर्चा रहेगा, ट्रीटमेंट का साइड इफेक्ट क्या क्या होगा। तो ये सब चीज तो कॉमन क्वेश्चन है, हर मरीजों के दिमाग में ये सब चीजें चलता रहता है। सो ओपीडी का कंसल्टेशन जो 5 to 10 मिनट रहेगा, इसमें पूरा चीजें बताना कभी कभार पॉसिबल भी नहीं हो सकता है। तो इसलिए आप एक पेपर में जो भी आपका दिमाग में सवाल है प्लीज नोट डाउन करिए। जब भी आपको मौका मिलेगा क्वेश्चन पूछने के लिए, आप पूछिए डॉक्टर साहब से और उसमें लिख लीजिए। तो आपको बार बार एक क्वेश्चन दोहराना नहीं पड़ेगा और आपको याद भी रहेगा। तो आपको मैंने अभी तक जो जो चीजें समझाई, ये चेकलिस्ट मैंने बनाया है। होप ये आपको मदद करेगा एक ओपीडी विजिट के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। तो पहला हो गया, जो भी आपको सिम्टम है उसका प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करना। दूसरा हो गया, जितना भी ट्रीटमेंट हुआ है अभी तक वो सबका डॉक्यूमेंट्स लेके आना अच्छी तरह से सिक्वेंशियली अरेंज करके। जो भी आप मेडिसिन अभी ले रहे हैं, वो सब मेडिसिन का नाम, डोज, फ्रीक्वेंसी पूरा लिख के लाना। अगर आप आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी ये सब मेडिसिन ले रहे हैं, प्लीज बताना। घर में किसी को कैंसर है का, ये सब चीज का डॉक्यूमेंटेशन करना। बाहर का जो ट्यूमर का टुकड़ा और स्लाइड है, ये सब चीजें लाना। सीटी, एमआरआई, पेट सीटी का जो सीडी रहेगा वो लाके जमा करना। और आपका जो इंश्योरेंस पॉलिसी है या जो भी रिइम्बर्समेंट ऑप्शन रहेगा गवर्नमेंट के द्वारा, वो चीज़ का पता करना। और जो भी आपका दिमाग में सवाल है, उसको एक पेपर में नोट डाउन करना। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि ये जो टॉक रहा आपके लिए फायदेमंद होगा। सो थैंक यू, एंड थैंक यू वंदना जी एंड संजीव जी फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू डॉक्टर रूप। बहुत ही टू द पॉइंट और इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन रहा है आपका। और जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनको काफी कुछ आज सीखने को मिला होगा कि किस तरह तैयारी करनी है। और अगर आप में से कोई फिर से सुनना चाहता है डॉक्टर रूप की बातें, तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं। सेम रिकॉर्ड जो आज सेशन है, ये आप यूट्यूब पे भी आपको मिलेगा। आप फिर से पूरी प्रेजेंटेशन डॉक्टर रूप जो कह रहे हैं सब कुछ फिर से सुन सकते हैं। आपका आपकी जर्नी आसान हो जाएगी अगर आप ये जो छोटी छोटी टिप्स दी हैं डॉक्टर रूप ने। डॉक्टर रूप खुद एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, और उनकी तरफ से ये बातें बताना, सोचिए आप कितनी ज़रूरी है। और अगर आप लोग इनको फॉलो करेंगे तो आपके लिए भी और आपके ट्रीटिंग ऑन्कोलॉजिस्ट के लिए भी बहुत अच्छा हो जाएगा, टाइम बचेगा। और मैक्सिमम से मैक्सिमम आपके जो कंसर्न्स हैं
वो जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं या आपके जो प्रश्न हैं उनके उत्तर मिल सकते हैं। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर रूप। डॉक्टर रूप, हमारे पास दो प्रश्न आए हैं जो स्पेसिफिकली आपके लिए हैं। कैन आई रीड देम आउट? यस यस प्लीज। जी। एक है, आई एम देबसीस कोले। आईडी लिखा है उन्होंने 15131, currently undergoing treatment under Dr. Roop since April 2024. I had the privilege, okay. Um, his concerns are, since my last visit to TMH in second week of December, I've been experiencing a persistent runny nose, cold, cough, and occasional fever. I believe this could be due to weather change as I'm a resident of West Bengal. Kindly suggest appropriate medication. At times, I experience loose motions for which I've been taking an anesthetic anti-acid gel. I would be grateful for any recommendations on proper medication. He's presently on osimertinib 80 mg. He's on Tagrisso. Dr. Roop. ओके, अगर दिसंबर से हो रहा है यानी ऑलमोस्ट लगभग 2 महीने होने वाला है। जी ठीक है, तो एलर्जी के वजह से भी, वेदर चेंज के वजह से भी हो सकते हैं, पोल्यूशन के वजह से हो सकते हैं। और सिमाटिनिप से जनरली यूआरटी है जो हम बोलते हैं, जनरली नहीं होता है। ठीक है, तो आप जब नेक्स्ट विजिट के लिए आएंगे एक बार प्लीज मिल लीजिए, तो हम इवेलुएट करेंगे आपको बार बार की यूआरटी हो। ठीक है, तो ये ओसिमाटिनिप से जनरली नहीं होते, तो आप प्लीज ओसिमाटिनिप कंटिन्यू करिए। जी जी। थैंक यू सो मच डॉक्टर रूप। एक और प्रश्न है, अनीमा अनीमा दास बेरागिया। My mother is, patient name is Anima Das Biragia. प्रश्न है, मेरी my mom has been taking Dacoplis 45 mg, Ultraset and Doxy. Yet she suffers from pain on the right rib, chest and lower right waist and backside. What should be done, Dr. Sarma sir? तो अभी मैं टीएमएच में नहीं हूँ करेंटली। सो फाइल नंबर देखना पड़ेगा, स्कैन एक बार खोल के देखना पड़ेगा बीमारी कहाँ कहाँ है ना, बहुत सारा चीजें है। सो डॉक्टर अरविंद है आई थिंक आज हमारे साथ। सो डॉक्टर अरविंद कैन टेक द क्वेश्चन आई थिंक। इज जी इट ओके जी। मैडम? एब्सोल्युटली यस डॉक्टर रूप, बिकॉज आपके नाम से पूछा था इसलिए मैंने ओके ओके ओके, पेशेंट के बिकॉज आई साथ ऐसे। बिकॉज इधर से मैं ईएमआर एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। नो नो सो इट वरीज विल एट बी। ऑल। हाँ। जी जी जी। थैंक यू सो मच डॉक्टर रूप, एंड वी विल कीप सीकिंग योर सपोर्ट। आगे चल के भी ऐसे ही आप हमें सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। यस यस एब्सोल्युटली जी वंदना जी, जी थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। जी जी। डॉक्टर अरविंद हमारे साथ जुड़े हैं टीएमएच से। डॉक्टर अरविंद, आर यू देयर? Yes, hi, good evening. जी जी। गुड इवनिंग डॉक्टर अरविंद। सो द क्वेश्चंस आई विल जस्ट रीड आउट क्विकली। जो पहला प्रश्न है मेरे पास जो आया है, मेरी मदर का ट्रीटमेंट टीएमएच वाराणसी में हो रहा है अगस्त 2024 से, बट अभी रिसेंटली उनके लंग्स में वाटर फिल हो रहा है एंड डॉक्टर ने टैपिंग करवाया था 3 फेब को, जो अभी फिर से वाटर फिल हो रहा है। इसका क्या मतलब है? कोई मेडिसिन है इसके लिए जिससे पानी ना हो? Okay, so actually I think बेस्ट रहेगा अगर आप अपने डॉक्टर से डायरेक्ट कम्युनिकेट करें। पानी भरने के बहुत सारे कारण हैं, एक तो डायरेक्ट कैंसर की वजह से या दूसरे इन्फेक्शन की वजह से लाइक टीबी ट्यूबरक्यूलोसिस। सो अगर कैंसर की वजह से है तो उसका ट्रीटमेंट है कि कीमोथेरेपी चेंज करना है या दूसरा कीमोथेरेपी देना है। और अगर दूसरा इन्फेक्शन है तो अकॉर्डिंगली उसका इलाज करना है। तो बेस्ट यही रहेगा आप अपने टीएमएच वाराणसी के डॉक्टर को एक बार मिलिए। पानी के टेस्ट और एडिशनल जो भी टेस्ट है वो करवा लीजिए, ताकि मालूम पड़े क्यों पानी भर रहा है, और उसके हिसाब से जिस चीज़ का डायग्नोसिस होता है उसका इलाज किया जाएगा। बट थैंक यू सो मच। जी ये लोकली करना पड़ेगा, जो डॉक्टर देख रहे हैं रोज उनको ही करना पड़ेगा। जी। सो जिन्होंने ये प्रश्न पूछा है, प्लीज आप अपने जो टीएमएच वाराणसी में जो भी आपके ट्रीटिंग ऑन्कोलॉजिस्ट है उनके पास वापस जाइए और वो आपको असेसमेंट करके बताएंगे आगे क्या करना है। कोई आईफोन वाले हैं यहाँ पे जो 3 4 प्रश्न पूछ चुके हैं। काइंडली अपना नाम डालिए, ताकि हमें पता तो चले कौन पूछ रहा है। आप अपना नाम शेयर कर देंगे, फिर मैं आपके प्रश्न एड्रेस कर दूंगी।
अगला प्रश्न है अनीमा दास बैरागिया का। फाइल नंबर है उनका 11F2024 015640। शैल आई कैरी ऑन डॉक्टर यस, अरविंद यस। जी? उन्होंने पूछा है कि वो डाइकोप्लेस 45 mg ले रहे हैं, साथ में ओके, अल्ट्रासेट बीडी ले रहे हैं अलॉन्ग विद डॉक्सी 100 mg। फिर भी उन्हें पेन होता है राइट रिब, चेस्ट एंड लोअर वेस्ट एंड द बैक साइड। व्हाट कुड बी द ओके, रीजन एंड व्हाट टू डू? ओके। सो वन पॉसिबल रीजन इज बिकॉज ऑफ द डिजीज इटसेल्फ, कि कैंसर वहाँ स्प्रेड होने की वजह से, या फिर एनी अदर कॉज, मसल स्पैज्म या मस्कुलर स्केलेटल पेन होने से। सो आई मैं जस्ट आपका फाइल देख रहा था, टीएमएच के ही पेशेंट है। इफ़ यू कैन एक बार हॉस्पिटल में अगर विजिट करेंगे, एक बार मिलेंगे हमसे, तो हम पेशेंट को देखेंगे तो अच्छा आइडिया आएगा कि क्यों एग्जैक्टली पेन हो रहा है। और डेफिनेटली पेन के मेडिसिन थोड़े बढ़ाने पड़ेंगे। कभी कभी अल्ट्रासेट या कैल्पॉल या पैरासीटामोल से पेन कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ताकतवर मेडिसिन है हमारे पास जो दे सकते हैं उनको। सो ऑप्शंस तो है तो। जी जी। तो प्लीज आप टीएमएच वापस अपने फॉलो अप पे जब जाएंगे तो आपको पेन मेड्स, जो बेटर पेन मेड्स हैं और वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी। अगला प्रश्न है डॉक्टर अरविंद, इज ईजीएफआर एक्सॉन 19 हेरिडिटरी? हाउ कैन वन बी डबली श्योर? तो यूजुअली जो ये ईजीएफआर म्यूटेशन है वो सिर्फ ट्यूमर में होते हैं। वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास नहीं होते हैं। दिस इज जो नॉर्मली देखा है। तो 99.9% ऑफ द टाइम तो इट इज नॉट पास्ड फ्रॉम जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ चिल्ड्रन। बट बहुत ही रेयर केसेस में हो सकता है, लाइक 1 in a million या 1 in 10 million। बिकॉज थियोरेटिकली तो पॉसिबल है, कोई भी म्यूटेशन पास हो सकता है। बट जो हम लंग कैंसर में ये म्यूटेशन देखते हैं ईजीएफआर, यूजुअली 99% ऑफ द टाइम जेनेटिक नहीं होता है, सिर्फ पेशेंट में होता है, तो स्प्रेड होने का चांस नहीं है। जी, थैंक यू डॉक्टर अरविंद। अगला अगला प्रश्न है, सर इन मेटास्टैटिक एडिनोकार्सिनोमा ऑफ द लंग we gave first cycle of Pembro, and after a week, there was a sudden loss of voice in the patient. What could be the cause for this? इन्होंने अपना फाइल नंबर नहीं डाला है। प्रोनाउंसिएशन आपके नाम की पता नहीं, मैं करेक्ट कर रही हूँ, तहदिस तहदिस। प्लीज आप अपना फाइल नंबर डाल सकते हैं, नहीं तो डॉक्टर अरविंद आपके लिए प्रश्न है। ओके, तो टू आंसर इन इंग्लिश या हिंदी? हिंदी, हिंदी में जी। ओके, तो बेसिकली आवाज जाने के भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक तो जो थ्रोट इन्फेक्शन, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन बोलते हैं, उसकी वजह से हो सकता है। या फिर कभी कभी जो बीमारी कैंसर होता है वो सांस के नली या जो आवाज बनाने का नस होता है उस पर दबाने की वजह से हो सकता है। या फिर कोई और कारण की वजह से भी हो सकता है, ब्लड में कोई केमिकल्स जैसे सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम कम ज्यादा होने की वजह से। तो इसके लिए भी सबसे ज़रूरी है कि डॉक्टर को दिखाइए, ताकि वो पेशेंट को देखे। पेशेंट को देखने से कई हद तक मालूम पड़ता है कि ये क्यों हो रहा है, और टेस्ट जांच किए जा सकते हैं, और उसके हिसाब से इलाज किया जाता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि डॉक्टर को विजिट करें। जी, उन्होंने अगला प्रश्न है सोहराब। सोहराब जी, आपने अपना टीएमएच का फाइल नंबर नहीं डाला है। फोर्थ स्टेज लंग कैंसर में टीएमएच में 4 कीमोथेरेपी देने को बोला है डॉक्टर, क्या उसके बाद रेडियो जरूरी है? अभी तक 2 कीमो हो चुका है, फोर्थ कीमो के लाइफ कितनी होती है पेशेंट की? सुराब जी, अगर आप फाइल नंबर डाल देते तो डॉक्टर अरविंद को देखना आसान हो जाता। फिर भी डॉक्टर अरविंद बेसिकली ये कह रहे हैं स्टेज 4 है और 4 कीमो एडवाइस हुआ है, रेडिएशन बोला है, क्या जरूरी है, और 4 कीमो के बाद लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी हो जाती है? ओके, तो कैन आई रीड आउट द फाइल नंबर? ही शेयर द फाइल नंबर यस, प्लीज बोलिए। जी। 112024 हाँ, 39200। ओके, और इनकी भी आवाज गई हुई है, दैट इज व्हाट ही इज रिटन।
ये वही है ना जिन्होंने रेडिएशन के बारे में पूछा और लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये इनका ही फाइल जी नंबर है ना? जी जी, इन्हीं का है। मैं बस देख रहा हूँ इनका फाइल। जी तो एक्चुअली इनका जो कैंसर टाइप है, इसमें इट इज नोन एज स्मॉल सेल लंग कैंसर। लंग कैंसर में 4-5 प्रकार के बीमारी होते हैं कैंसर। उसमें एक होता है स्मॉल सेल। ये थोड़ा जल्दी फैलने वाला और थोड़ा खतरनाक होता है चारों टाइप में से। तो इस बीमारी को पूरा ठीक करना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादा फैल गया है, चौथा स्टेज में है। बट हम इनको कीमोथेरेपी दे के लाइफ प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, जीवन का समय बढ़ा सकते हैं, उनका तकलीफ कम कर सकते हैं, ताकि क्वालिटी ऑफ लाइफ, उनके जीवन का क्वालिटी अच्छा हो जाए। अ, हर एक पेशेंट का लाइफ कितना ये कोई बोल नहीं सकते, कोई गारंटी नहीं है। वो तो हर पेशेंट टू पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है। बट इस बीमारी में ऑन एवरेज अगर कीमोथेरेपी देते हैं तो जीवन का समय 1 से 1.5 साल या फिर मे बी 2 साल तक होता है। लेकिन कुछ पेशेंट है जो 1 साल से बहुत कम जीते हैं, और कुछ पेशेंट होते हैं जो 2 साल से काफी ज्यादा भी जीते हैं। तो हमारे हाथ में सिर्फ इतना है कि ट्रीटमेंट करके कोशिश करें, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है। एंड इस बीमारी में यूजुअली रेडिएशन देते हैं, क्योंकि कीमोथेरेपी के बाद ब्रेन में और लंग में दोनों में रेडिएशन देने से जीवन का समय बढ़ता है, तकलीफ कम होती है। तो यूजुअली रेडिएशन देते हैं इस बीमारी में। बट कुछ केसेस में अगर पेशेंट का कंडीशन खराब है, अगर डॉक्टर को लगा कि वो सहन नहीं कर पाएगा, तो ऐसे केसेस में रेडिएशन नहीं देते। Thank you, Dr. Arvind. Is there any alcohol interaction documented with alectinib? ओके, तो This is an यूजुअली interesting question. हम क्या बोलते हैं, हमारा एडवाइस रहता है पेशेंट को कि यू शुड अवॉइड अल्कोहल कम्प्लीटली। जो भी गाइडलाइन है गवर्नमेंट के और दूसरे देशों के भी, वो ये बोलते हैं कि कैंसर पेशेंट को कोई भी थेरेपी के दौरान अल्कोहल पीना नहीं चाहिए। तो इसके लिए जो भी स्टडी हुए हैं, इसमें कोई पेशेंट ने अल्कोहल कंज्यूम नहीं किया है। तो इसका तो एक्चुअल जवाब हमको पता नहीं है। मेरा एडवाइस यही रहेगा कि अगर आप कैंसर ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो अल्कोहल अवॉइड कीजिए, ड्रिंक्स मत लीजिए। और इसका एक्चुअल जवाब कोई ऐसे डायरेक्टली दे नहीं पाएगा, बट अवॉइड जी अल्कोहल। जी, तो बेसिकली अवॉइड अल्कोहल, आपका ट्रीटमेंट चल रहा है तो प्लीज अल्कोहल मत लीजिए। अगला प्रश्न है। अच्छा, लाल बिहारी जी, आप से हम बाद में बात करेंगे। आपने लिखा है आपको शायद इलेक्ट ने बोला है और आपके पास पैसे नहीं है। ये आप टीएमएच के पेशेंट हैं अगर, तो प्लीज टीएमएच में जो हमारे नेविगेटर्स हैं उनसे बात कीजिए, वो आपको गाइडेंस देंगे। इस प्रश्न का यहाँ पे उत्तर देना बहुत मुश्किल है। अगला प्रश्न है प्रदीप कुमार भगत जी का। ही इज ALK पॉजिटिव, सेरेटिनिब चल रहा है, 3 साल से कंटिन्यू है। ब्रिगाटिनिब का कॉस्ट मंथली क्या है? क्या इससे ALK पॉजिटिव वाले पेशेंट को दिया जा सकता है? ओके, तो एक्चुअली इनका जो बीमारी है एल्क पॉजिटिव लंग कैंसर, इसके लिए ये सब दवाइयाँ नए नए दवाइयाँ है। 20-30 साल पहले हमारे पास ये सब दवाइयाँ नहीं थी। तो जब ऐसे पेशेंट को लंग कैंसर 4th स्टेज होता था, तो हम उनको सिर्फ कीमोथेरेपी दे के उनका जीवन का समय बहुत कम होता था, 3 महीना 6 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल। बट ये सब नए नए दवाइयों की वजह से पेशेंट का आउटकम काफ़ी सुधार गया है। पेशेंट 4-5 साल ऑन एवरेज जीते हैं, कभी कभी पेशेंट उससे भी ज्यादा 8 साल 10 साल 15 साल भी जी सकते हैं इस बीमारी के साथ। और ये गोलियों का साइड इफेक्ट भी ज्यादा नहीं होता। जैसे आप ब्लड प्रेशर और डायबिटीज का गोली लेते हैं, उसी तरीके से आपको गोलियां लेनी है। और इसमें बहुत एल्क में बहुत सारी दवाइयां हैं, सेरिटिनिब, क्रिजोटिनिब, एलेक्टिनिब, जैसे उन्होंने बोला ब्रिगैटिनिब। तो सारी दवाइयां अच्छी है, उसमें से कुछ है जो दूसरों से अच्छी है। लेकिन अगर आप सेरिटिनिब ले रहे हैं तो हमारा एडवाइस यही रहेगा कि कंटिन्यू कीजिए। अम, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट हमने देखे जिनका अच्छा रिस्पॉन्स आया है। दूसरे जो दवा है ब्रिगैटिनिब और लोरलाटिनिब, वो सेरेटिनिब से थोड़ा बेहतर पाए गए हैं। बट उनका खर्च काफ़ी ज़्यादा है। जैसे लोरलाटिनिब पर महीना 2 से 3 लाख रुपए का आता है। और लेकिन सेरिटिनिब और क्रिजोटिनिब के लिए हम पेशेंट को मदद और असिस्टेंस देते हैं, तो उनको कभी कभी कम पैसे या फ्री में मिल जाता है। तो उससे भी बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। तो हम पेशेंट को यही सलाह देते हैं कि अगर आपका सेरिटिनिब गोली चल रहा है, कंटिन्यू कीजिए।
क्योंकि उससे अच्छा रिस्पॉन्स आने का चांस है आपको। जी, मेरा लास्ट प्रश्न आज का है। बहुत लोग पूछ रहे हैं डॉक्टर अरविंद, एनी अपडेट फॉर द mRNA रशियन वैक्सीन ट्रायल एट TMH? इंडियन ओके। पॉपुलेशन का इस पे क्या बेनिफिट होगा? थोड़ा सा आप अगर ओवरऑल थोड़ा सा बता देंगे अबाउट द mRNA वैक्सीन, तो क्योंकि हर सपोर्ट ग्रुप में हमारे ये प्रश्न आ रहा है। ओके। तो जी TMH और इंडिया में तो ये वैक्सीन आया नहीं है। और अभी तो ये जो ट्रायल्स होते हैं दीज आर लाइक, ये तो जैसे रिसर्च जैसे होते हैं। इसमें नए वैक्सीन या नए दवाइयाँ टेस्ट होते हैं। अगर उसके रिजल्ट में पाया जाता है कि थोड़ा बेनिफिट है, तो उसके अगला लेवल ट्रायल किया जाता है। ये ट्रायल्स के 3 फेज होते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3। तो एक बार ये फेज 1 से 2 में जाएगा, फिर 2 से 3 में जाएगा। और जो फेज 3 ट्रायल है, अगर उसमें पाया जाता है कि ये जो नॉर्मल स्टैंडर्ड इलाज है उससे बेहतर है, तो वो नई दवा अप्रूव हो जाती है, वो मार्केट में आ जाती है। तो आई थिंक हमको रुकना चाहिए इसका पूरा जानकारी और इन्फॉर्मेशन आने तक। अ, एक तो दूसरी बात, ये दूसरे देश में हुआ है तो हमारे देश में आने में वक्त आएगा। और एक बार इसका पूरा जब इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, सब फेज हो जाएंगे, तो हम और बेहतर तरीके से पेशेंट को बता पाएंगे कि इसका फायदा है कि नहीं। अभी के लिए टाटा में या इंडिया में तो ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है। बट हमारे पास बहुत सारे अच्छे दवाइयाँ हैं, बहुत सारे अच्छे ट्रीटमेंट है, जिससे पेशेंट्स का अच्छा इलाज हो रहा है। डॉक्टर अरविंद, एक प्रश्न और भी है, आई थिंक इनका इन्होंने पहले भी पूछा है। फाइल नंबर 11F2024 038 932। ओके। मोहम्मद मकबूल इज ऑन, आफ्टर 1 वीक ऑफ पेम्ब्रो इनकी आवाज चली गई है। डॉक्टर ने एंटीबायोटिक दिया है 5 दिन के लिए, फिर भी कोई रिलीफ नहीं मिला है। ओके। आई थिंक इनको देखा गया है 2-3 दिन पहले ही ओपीडी में। तो आप ओपीडी में आके मिलिए एक बार वापस, जैसे मैंने एक दूसरे पेशेंट को भी समझाया। आवाज जाने के 3-4 कारण होते हैं, तो उनमें से क्या है हमको देखना पड़ेगा, रूल आउट करना है कि एक है या दो है या तीन है। तो अगर ओपीडी में आके मिलेंगे तो इट विल बी गुड, ताकि पेशेंट को वापस एक बार देख सके, उनको परख सके कि क्या हो रहा है उनको। जी, तहदिश जी, शायद आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। अब्दुल अजीज भाई, मैं आपका प्रश्न और नहीं ले सकती, 5 बजने वाले हैं। डॉक्टर अरविंद ओपीडी में भी बिजी रहते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर अरविंद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड हम आपको अगले महीने फिर रीच आउट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। यस, ओके, या, जी थैंक यू। थैंक यू। जी, और रिजवान भाई, एक सोहराब जी ने प्रश्न पूछा था जिसका डॉक्टर अरविंद ने बोला है स्मॉल सेल है, तो अगर उनका नंबर ले लेंगे तो मैं एक बार उनसे बात कर लूंगी। सुची ओके। या रिजवान भाई, कोई भी अगर आप उनका नंबर ले लेंगे तो मैं उनसे बात करना चाहूंगी। तेज प्रताप जी को बात करना है, वो हाँ वो जी, भी ध्यान रखना है। जी जी, पता है मेरे को। जी जी। हाँ हाँ, आ, तो जी जी। तो ठीक है। तो आज का सेशन और प्रश्न उत्तर यहाँ खत्म होते हैं। थोड़ा अब हम आपके साथ एक बहुत इंस्पिरेशनल इंसान है यहाँ पे, तेज जी हैं हमारे साथ जुड़े हुए। वो आज अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करेंगे। तो तेज जी, से पहले शुरू करें, थोड़ा हम लोग अपना अगर वीडियो ऑन कर लें, वो हम सबको देख पाए तो उनको अच्छा लगेगा। नहीं तो ये काली काली खिड़कियां देख के वो सोचेंगे पता नहीं लोग सुन भी रहे हैं या नहीं सुन रहे। तो है ना? तो अगर आप अपना थोड़ा वीडियो ऑन कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। और फिर तेज जी अपनी कहानी शुरू करेंगे और अपनी लाइफ की जर्नी के बारे में हमें बताएंगे कि किस तरह लंग कैंसर ने उनको, लंग कैंसर डिटेक्शन हुआ और आगे उन्होंने कैसे उसके साथ डील किया। थैंक यू आप सबको अपना वीडियो ऑन करने के लिए। और सुची, अभी वीडियो ऑन है तो तुम फटाफट फोटो भी खींच सकती हो। ठीक है तेज जी, ओवर Yes, टू ma'am. यू। जी Thank थैंक you. यू। थैंक यू यहाँ आने के लिए और अपना जर्नी हमारे साथ शेयर करने के लिए, क्योंकि अपने बारे में बात करने के लिए भी हिम्मत चाहिए। और वो हिम्मत ही है जो यहाँ पे सब में है, एक दूसरे की
इंस्पिरेशन बनती है और एक दूसरे को ढाढ़स बनाती है, सहारा देती है, कि ये लगता है कि आप अकेले नहीं हैं। सो तेज जी, ओवर टू यू। थैंक यू वंदना मैम। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी, मैंने बताया, पहले भी बताया मैम, कि मेरे को परसिस्टेंट कफ हो रही थी। मैं रांची में रहता हूँ, झारखंड में। यहाँ पे कैंसर का बहुत सारा ऑप्शंस है नहीं, तो मेरे को कभी लगा भी नहीं था कि मेरे को कैंसर होगा। बट मैं जब गया तो उन्होंने मुझे टीबी का, कुछ डॉक्टर्स ने मुझे टीबी का की मेडिसिन चलाई। फिर एक डॉक्टर ने कहा कि स्कैन करा लो, कुछ और होगा। तो मैं स्कैन कराने के बाद उन्हें जब नोड्यूल्स दिखे, उन्होंने कहा बायोप्सी करा लो। तो मैं डर गया और मैं चला गया सीएमसी वेलोर। सीएमसी वेलोर में 1 महीने तक रहने के बाद मुझे डॉक्टर ने बताया कि मेरे को फोर्थ स्टेज कैंसर है लंग्स का, EGFR 19। तो मैंने बस एक ही चीज डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब मेरे को हाउ मेनी व्हाट इज माय लाइफ स्पैन, मतलब मैं कितने दिन तक और रहूंगा। तो डॉक्टर ने कहा कि ये तो मैं भी नहीं बता सकता हूँ, ये भगवान के अलावा कोई नहीं बता सकता है कि आप कब तक रहोगे। सो मैंने वहां पे, उन्होंने मुझे ऑसिमेटेरिव 80 mg बताया, बहुत सारी डिटेल्स बताई, पैसे बताए, पैसे थे नहीं मेरे पास। मैं वहां पे डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब इसका इलाज है या नहीं। उन्होंने कहा देयर इज नो क्योर बट ट्रीटमेंट है। सो मैं कहा फिर ठीक है, मैं जब तक हूं तब तक ट्रीटमेंट ही कराऊंगा, क्योर तो रहने ही दीजिए। भगवान ने मुझे रखा है, जितने दिन चाहेंगे रखेंगे मेरे को। मैं कभी दुखी नहीं रहा, मैंने कभी स्ट्रेस नहीं लिया। मैं वापस आया, 1 महीने तक मेरी आवाज चली गई थी मैम, मैं बोल नहीं पाता था। फिर मैं दवा खाता रहा। एक बार डॉक्टर कुमार प्रभात से ही मेरी अपॉइंटमेंट थी ऑनलाइन TMH में। उन्होंने कहा कि जो आपका ट्रीटमेंट चल रहा है वो परफेक्ट है, यहाँ पे आने की जरूरत नहीं। उस समय लॉकडाउन का समय था। मैंने अपने आप को बहुत मजबूत रखा। मैंने अपने मेंटल लेवल को बहुत मैं इमोशनली मैं बहुत टूट गया था, लेकिन मेंटली मैं बहुत स्ट्रांग हो गया था। मैं डेली वॉकिंग में जाता था और डेली मैं यही बात अपने आप से बोलता था, ये कैंसर मेरा कुछ नहीं कर सकता है। ये दिस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। जो होना है वो हो गया है, लेकिन अब इसको लेके मैं बैठूंगा तो मेरे साथ मेरे घर वाले, मेरे सब लोग, जितने लोग भी मेरे आसपास में, सब दुखी रहेंगे। तो मैं इनको दुखी क्यों करूं। सो मैंने 1 महीने के बाद, बीइंग अ टीचर, मैं आई एम अ प्रोफेशनल, आई मीन टीचर, मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूं। तो मैं 1 महीने के बाद ही मैंने स्कूल ज्वाइन किया और मैं 24/7 अभी भी टीचिंग करता हूं। मैं पिछले 50 महीने से ऑसिमेटेनिब खा रहा हूं और भगवान से डेली थैंक यू बोलता हूं कि हर दिन मेरे को दे रहा है। मैम एक चीज मैंने जान लिया है कि परमानेंटली यहाँ, मैंने पहले भी कहा था, परमानेंटली यहाँ कोई रहने को नहीं आया है। हर चीज का बहाना होता है, शायद ये मेरा बहाना हो, बट जब तक है तब तक आसपास में खुशनुमा माहौल बना के रहें, स्ट्रेस ना लें, खाने पीने का ध्यान रखें। मैं अपने खाने पीने का ध्यान बहुत रखता हूँ। बेसिकली मैं बहुत ज्यादा खाता नहीं हूँ, एंड आई एम नॉट अ फूड लवर एज सच। मेरे बॉडी को जो चाहिए मैं वही लेता हूँ। और बहुत बहुत लोगों को मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा खाते हैं, या बहुत, मैंने नॉन वेज मैं खाता नहीं हूँ, ड्रिंक मैं करता नहीं हूँ, स्मोक मैं करता नहीं हूँ। तो सो द प्रॉब्लम इज लाइक, मैं दिन में एक ही टाइम खाता हूँ मैम। सुबह में फ्रूट्स खाता हूँ और दिन में लंच करता हूँ बस। और उसके अलावा मैं कुछ नहीं खाता। मुझे जीने के लिए उतना ही चाहिए, मेरे बॉडी को उतना ही चाहिए, और मैं हूं अभी तक। मेरे साथ बहुत लोग जुड़े, मुझसे मेरी स्टोरी सुनते। मैम यहाँ पे तो मैं हूँ, लेकिन अनऑफिशियली मैं बहुत लोगों से, रिसेंटली एक डॉक्टर कुसम अशोक गए थे, वो वहाँ TMH इलाज करा के आए मेरे साथ। मेरे को मतलब वो मोटिवेट करने के लिए, TMH के मेरे एक हैं जिन्हें कोलोन कैंसर था, वो पिछले 15 सालों से मेरे साथ हैं, वो वहीं से इलाज करा के आए हैं। तो सो मैं उन लोगों से जुड़ा हूं जो मुझे पॉजिटिविटी देते हैं। मैं उन लोगों से नहीं जुड़ा हूं जो मुझे नेगेटिविटी देते हैं। और मैं कोशिश करता हूं कि सबको पॉजिटिविटी ही मिले। और मैं ऐसे बहुतों को जानता हूं, मैं ऐसे ग्रुप के साथ जुड़ा हूं जिन्हें, जहाँ पे 20-20 साल से लोग ऑसिमेटेरिव खा रहे हैं और अभी भी हैं। तो आई एम लकी दैट भगवान ने ये मौका दिया कि मैं, मेरी स्टोरी से किसी को, या मेरी कहानी से किसी को मोटिवेशन मिले। सो दिस इज ऑल अबाउट मी मैम।
जी, थैंक यू सो मच तेज जी। आपको यहाँ देख के ही हम सबको कितनी पॉजिटिविटी मिल रही है, थैंक कितनी यू मैम। आशा मिल रही है, कितना ढाढ़स बन रहा है। सो थैंक यू सो मच। आपकी बातों, आप बात कर रहे थे तो मेरे को वो एक गाना है ना पुरानी फिल्म का, कि आगे भी जाने ना तू, पीछे भी जाने ना तू, जो भी एग्जैक्टली, है बस यही एक बस पल यही है, पल है। यही राइट पल मैम। है। तो वो तो किसी ने नहीं देखा, बीमारी तो एक बहाना होती है। और जो आज का पल है वो आप हमें जीना सिखा रहे हैं। आप अपना नॉर्मल काम करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। आई थिंक इससे बड़ा सेवा हो ही नहीं सकती। जो टीचर का प्रोफेशन है, सबसे सबसे बेस्ट और बेहतरीन प्रोफेशन है, कि आप हमारे भारत के यंग माइंड्स को आगे के लिए तैयार कर रहे हैं। और आपका नंबर भी मांगा है किसी ने तेज जी, तो अगर आप बोले तो उनके साथ शेयर कर दें, क्योंकि आपसे श्योर बात मैम। करके आई एम श्योर उनको बहुत हिम्मत मिलेगी। और जी मैम। अगर यहाँ पे कोई तेज जी से कुछ बात करना चाहता है, कुछ पूछना चाहता है, तो सुची बेटा थोड़ा अनम्यूट का ऑप्शन कर दो। आप यहीं पे अनम्यूट करके तेज जी से पूछ सकते हैं। देखिए, दो चार चीजें हम सबको ध्यान रखनी है। हर एक की कैंसर जर्नी अलग होती अलग है, होती है। True. हर एक की कैंसर जर्नी अलग होती है, परंतु एक दूसरे से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। और और जो हमारी जर्नी है उससे हम दूसरों को मोटिवेट कर सकते हैं। तो अम, अगर आप भी करना चाहते हैं तो सुचि के पास, सुचि को रीच आउट करें, क्योंकि हर एक, जो यहाँ पे मेरे को कितने लोग हैं, 42 लोग जुड़े हैं, हर एक खिड़की में जो बैठा है उसकी जिंदगी एक इंस्पिरेशनल जिंदगी है। उसकी कहानी में बहुत बहुत कुछ सीखने के लिए है। तो जरूर आप आगे आए, अपनी कहानी शेयर करें, ताकि हम सब आपसे सीख पाए। और सुचि, प्रतिमा जी ने हाथ खड़ा किया है, तो हाँ जी, प्रतिमा जी। जी मैम, नमस्ते मैम। नमस्ते जी, मुझे अभी तेज कुमार जी बता रहे थे, तो यही सेम केस हमारी वाइफ का पिछले साल इसी मार्च के महीने में डिटेक्ट हुआ था। उनको नॉन स्मॉल लंग्स कैंसर है और osimertinib 80 mg उनका भी चल रहा है। तो इसलिए मैंने ही नंबर मांगा था कि थोड़ा मोटिवेट करने के लिए, कि अगर नंबर मिल जाएगा तो थोड़ा बातचीत होगी। जैसे कि वो बता रहे हैं कि वो मतलब वो कोरोना से पहले की बातें हैं, तो एक जो मतलब उनसे बात करने से थोड़ा प्रेरणा मिलेगी। और सही बात है, निश्चित रूप से आदमी को थोड़ा मजबूत रखना चाहिए। अगर आदमी अपने को मजबूत रखेगा, उसके अंदर खुद ही पॉजिटिव एनर्जी डेवलप होगी, तो निश्चित रूप से उसकी लाइफ बढ़ेगी। तो मेरा रिक्वेस्ट है तेज कुमार जी से कि प्लीज अपना नंबर दे देंगे तो थोड़ा आपसे बातचीत होगी अब और उससे प्रेरणा मिलेगी और लोगों थैंक को भी यू। मिलेगी। हाँ मैं दे दूंगा या थैंक यू। रिजवान भाई कनेक्ट टू। अब प्रतिमा जी, आप अपना नंबर यहाँ चैट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं तेज कुमार प्रधान जी का नंबर आपको व्हाट्सएप कर दूँ। सुचि, एक मिनट, आई थिंक संजीव जी कह रहे हैं कनेक्ट, रिजवान भाई कनेक्ट थ्रू बॉडी प्रोग्राम। यस कनेक्ट थ्रू हाँ बडी प्रोग्राम। हाँ, रिजवान भाई कनेक्ट देम थ्रू बॉडी प्रोग्राम। आप नंबर जैसे भी आप करते हैं तो नंबर एक्सचेंज कर लीजिए और नहीं, तेज जी से बात कर उनका लीजिए। नंबर ले लीजिए। नहीं नहीं, उनका नंबर ले लीजिए, जिनको जिनको बात करनी है ना, उनका नंबर ले लो। तो जी, वो देख लीजिए। और कोई कुछ बोलना चाहता है तेज जी से? हाँ, तो थोड़ा ये बडी के बारे में रिजवान भाई बात कर लीजिए कि एक्चुअली ये ट्रू बडी इसी का मतलब है बडी, ठीक है। तो और भी अगर कोई किन्हीं को मेंटर चाहिए या मेंटी, वो बात कर लीजिए। जी अशोक जी, बिल्कुल। अशोक जी बोलिए ना। नमस्कार। नमस्ते अशोक जी, कैसे हैं? बढ़िया हूँ मैं। जी जी, कहिए ना। मुझे भी तेज कुमार जी से बात करनी है। ये झारखंड के है ना? हाँ मैं भी जी। झारखंड का हूँ और कहाँ एक के हैं दूसरे सर को आप? हम लोग जानते नहीं हैं। मैं यही रांची में रहता हूँ। सर मिल लेते हैं ना, फिर हम बातचीत क्या करना, मिल लेते हैं, हम भी रांची में, आप भी रांची के। अरे हाँ। वाह, और हमें भी बुला लीजिए ना, हम भी आपके साथ चाय पी लेंगे तेज जी और वही अशोक जी। वही बोल रहे हैं
कि दो एक जैसे लोग मिल जाएंगे तो अच्छा लगेगा। अरे जी हाँ सर, बिल्कुल। एक ठीक है। दूसरे का सहारा बनते हैं ना। हाँ जी सर, बिल्कुल। तो आप और कहाँ रहते हैं? हम बात कर लेंगे सर, हम नामकुम में रहते हैं। चलिए अच्छा, मैं खेल गांव में अशोक हूँ। जी, अशोक जी हम आप दोनों का नंबर शेयर कर देंगे। शेयर और जब आप लोग चाय पकोड़े खाएंगे तो हमें प्लीज फोटो जरूर भेज दीजिएगा, जरूर हमको जरूर। बहुत खुशी होगी। पकौड़ा खाना तो मना कर मैं दिया है डॉक्टर ने, तो मैं चाय पीऊंगा वो शेयर कर सकता हूँ जी आप। चाय और साथ में बिस्किट तो खाएंगे ना, तो वो हाँ, शेयर कर बिस्किट खाते दीजिएगा हैं। जरूर। जी जरूर। ग्रुप रिजवान ग्रुप पे QR कोड भेज दो ना सूची बड़ी वाला, तो प्रतिमा जी के जो मिस्टर हैं वो ज्वाइन कर लेंगे वहां से। तेज प्रताप जी तो हमारे मेंटर में है ही। बिल्कुल बिल्कुल दे देंगे। और अमित जी, आपने भी डाला है कि कनेक्ट मी टू तेज प्रधान फॉर बड़ी प्रोग्राम। आप भी अपना नंबर डाल दीजिए, मैं आपको एक फॉर्म फिल करने के लिए बोल दूंगा, उसके बाद हम आपको कनेक्ट कर देंगे। मैं जस्ट बड़ी प्रोग्राम के बारे में आप सबको बताना चाहता हूँ कि ये एक ऐसा इनिशिएटिव है, जैसा कि हमने इमीडिएटली देखा कि एक जरूरत है एक ऐसे किसी साथी की, एक ऐसे पर्सन की जो ऑलरेडी इस जर्नी से होके गुजरा है, और कुछ सिमिलरिटी है, चाहे वो जगह सेम है, चाहे वो टाइप ऑफ कैंसर सेम है। तो एक साथी की जरूरत को देखते हुए हमने ये बड़ी प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसमें एक ऐसे ग्रुप है जिनको बड़ी चाहिए, और एक ऐसे ग्रुप है जो कुछ करना चाहते हैं सोसाइटी में, वापस कुछ देना चाहते हैं, कुछ हेल्प करना चाहते हैं। तो दो तरह के लोग हैं, हमारा काम है इन दोनों को आपस में मिलाना, और हम लोगों को ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे आपको बात करना है, क्योंकि उनके सिचुएशन को समझते हुए। और दूसरा कि किस तरह के, क्या आपका दायरा रहेगा, क्या लिमिटेशन है, क्योंकि बहुत सारे मेडिकल रिलेटेड क्वेश्चंस हम पूछने लगते हैं किसी ऐसे नॉन मेडिकल पर्सन से, तो वो सही भी नहीं रहता है। डॉक्टर हमेशा कहते रहते हैं कि सबका कैंसर एक होते हुए भी अलग अलग तरीके से शरीर जो है वो रिस्पॉन्ड करता है। तो दूसरे का देख के वो ट्रीटमेंट खुद के लिए अपनाना ये बहुत रिस्की हो सकता है। तो जो लोग भी इस ग्रुप में जुड़े हैं, अगर आपको लग रहा है कि मुझे भी एक ऐसे किसी दोस्त की जरूरत है, एक बड़ी की जरूरत है, जो मेरे समस्याओं का समाधान दे सके, मुझे इमोशनल सपोर्ट दे सके, मुझे ट्रीटमेंट रिलेटेड कुछ गाइडेंस दे सके, नॉन मेडिकल है, तो आप अपना नंबर चैट बॉक्स में डालिए, हम आपको रीच आउट करेंगे। दोनों तरह के लोग, जो लोग कुछ सपोर्ट देना चाहते हैं तो वो लिखें कि मुझे सपोर्ट देना है और मेरा नंबर ये है, और जो लोग सपोर्ट लेना चाहते हैं वो भी अपना नंबर डालें और लिख दें कि मुझे सपोर्ट, क्योंकि दोनों तरह के लोगों से अलग अलग तरीके से बात की जाएगी। तो ये प्रोग्राम, और हाँ सबसे इम्पोर्टेंट, ये बिल्कुल लंग कनेक्ट का जो हर एक प्रोग्राम जैसे फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये बड़ी प्रोग्राम भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ किसी को कोई पैसे नहीं मिलने वाले हैं, ना बॉडी रिक्वेस्टर को, ना बॉडी सपोर्टर को। थैंक यू। थैंक यू रिजवान भाई। सुची, एक लाल बिहारी जी ने प्रश्न डाला था, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत है। तो बेटा जरा नंबर ले लो और उनको नेविगेटर के साथ TMH में कनेक्ट कर देंगे। कह रहे हैं मेरे पास पैसे नहीं है। तो किसी और का कोई प्रश्न है? प्लीज अपना नंबर डाल दीजिए, हम आपको कनेक्ट हाँ जी कर बोलिए। शायद जो प्रॉपर्टी बाय की आपने जी, मेरा जो है, मैं लालदास बोल रहा हूँ। मेरा फाइल नंबर CS12847 है। सुची लिख ले, CS12847। और मैं 2019 से TMH में इलाज में हूँ। एक मिनट, 147 12487 है ना लाल बिहारी जी? 12487। हाँ, 12487। हाँ जी जी। जी लाल बिहारी जी, अगर आप अपना फोन नंबर भी दे देंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। हम आपको अपने नेविगेटर के साथ कनेक्ट कर देंगे जो आपको गाइड करेगा। आपके जो आपने लिखा है पैसे नहीं है, तो अगर हमारे हाथ में होगा तो हम आपको जरूर गाइड करेंगे। मेरा फोन नंबर है 933। आगे आगे लाल बिहारी जी। 93348 जी 94 जी 057। क्या? 93348, उसके बाद 94
94 057। 057। सुची लिख लिया? ठीक है। थैंक यू लाल बिहारी जी, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपकी मदद कर पाए। थोड़ी अम, थोड़ी सी मेरी बात सुन लीजिए। जी बोलिए बोलिए बोलिए, मैं कहिए। अप्रैल 2019 से इलाज में हूँ। पहले मेरा जो है सो चलता था क्रिजाल की जब 2 साल कुछ महीने चला, उसके बाद जो है सेट्रिनिव चला। जी सेट्रिनिव चला तो अभी जो है सो नवंबर में जो है सो इसको भी चेंज कर दिया। लेसेंसा अभी जो चल रहा है जी और इसी में मैं फंस गया हूँ। और मैं जो है सो आयुर्वेद के एक आदमी है, उससे इलाज करा सकता हूँ। उन्होंने कहा है 15 दिन दवा खा के देखिए, खत्म कर दूंगा जड़ से। जी और जी हमको उस पर बहुत भरोसा नहीं है, लेकिन जी सोचता हूँ कि मुझे जो है तो मार्च के 20 मार्च के आसपास हमको जाना है जी पीएम। जी हाँ, क्या? एक सेक जी जी वंदना जी मैम, मैं हाँ जी, रिकॉर्डिंग बंद कर रही हूँ, ठीक है? हाँ बंद कर दो, हाँ। हाँ रिकॉर्डिंग बंद कर दो। अच्छा, जी एक लाल मिनट।